ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प। यह कार्यक्रम यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि वर्ष 2019 से लेकर आज तक कोरोना वायरस महामारी गई नहीं है और हमारे देश में इन दिनों भी कोरोना के हजारों केस पाए जा रहे हैं। हालांकि रोगियों में गंभीर लक्षण नहीं होने से यह बीमारी घातक रूप से सामने नहीं आई है। फिर भी हम जरूरी सावधानी बरतेंगे, तभी हम इस बीमारी को खत्म कर पाएंगे। इसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी भागीदारी निभानी होगी। स्वास्थ्य जागरूकता रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारियों से जुड़ी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ श्रोताओं को रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प भाग 13 में ऑनलाइन टू ऑफलाइन से ऑफलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ विषय पर जरूरी जानकारी देंगे सक्षम प्राधिकारी के शासकीय माध्यमिक विज्ञान महाविद्यालय के गणित विषय के प्राध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी एवं रसायन शास्त्र कीटरसायन शास्त्र की प्राध्यापक डॉक्टर कल्पना वीरेंद्र सिंह, और उनसे इस विषय पर खास बातचीत करेंगे शासकीय माध्यमिक विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी। तो आइए सुनते हैं उनकी यह खास बातचीत। नमस्ते। रेडियो दस्तक 90.8 FM उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्पण भारद्वाज, शासकीय माध्यमिक विज्ञान महाविद्यालय का प्राचार्य एवं अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग आपसे मुखातिब हूँ और बात हम कर रहे हैं कोरोना काल से जुड़ी हुई कि किस प्रकार कोरोना काल ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया। यद्यपि भारत उसमें डटकर खड़ा रहा, चाहे वो समस्या स्वास्थ्य की हो चाहे शिक्षा की, हम डटकर खड़े रहे और हमने डटकर उसका मुकाबला किया। लेकिन फिर भी जो मुख्य बदलाव शिक्षण व्यवस्था में आया था, चूंकि मैं शिक्षण जगत से आता हूं, चूंकि मेरा नाता शिक्षण से है और मेरे साथी भी सब शिक्षण व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं, शिक्षण सेवा से ही जुड़े हुए हैं मैं कहूँगा। इसलिए ये एक मुद्दा था जो हमको सबसे निकट हमारे आया। तमाम कठिनाइयों के बीच में जो नई चीज़ें शुरू हुई उनमें एक ऑनलाइन क्लासेस की परंपरा हमने देखी, जो कि बहुत तेजी से पूरे समाज में व्याप्त हुई और वह शिक्षा का साधन बनी। 2 वर्षों तक विद्यार्थियों का जो सब कुछ भी शिक्षण कार्य चला, जो भी टीचिंग उनकी चली, वह ऑनलाइन ही चली। और उसके बाद में एक दौर आया जब कोरोना ने अपने आप को समझा कि वह अब इस राष्ट्र में नहीं टिक पाएगा और उसका धीरे धीरे दायरा घटता गया। और अब हम देख रहे हैं कि हम एक नए युग में है जिसको न्यू नॉर्मल युग कहा जाता है, नया सामान्य युग। उस युग में शिक्षा कैसी हो गई है, ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में हम चले गए हैं। अब सीधे विद्यार्थी से प्रत्यक्ष संपर्क है। कक्षाओं में शिक्षण जो है अधिक प्रभावी और अधिक संवादक हो गया है। इसमें क्या कठिनाइयां हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन जाने में? क्या उच्च शिक्षा जगत में, यद्यपि बात हम शिक्षा जगत की करें, केवल उच्च शिक्षा नहीं, लेकिन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो गणित के प्राध्यापक हैं शासकीय माध्यमिक विज्ञान महाविद्यालय में और शोध के क्षेत्र में जिनका बहुत योगदान है गणित के क्षेत्र में। और मेरे साथ में है डॉक्टर कल्पना वीरेंद्र सिंह, जो रसायन शास्त्र की प्राध्यापक हैं और शिक्षण विधियों को लेकर के वे बहुत सचेत हैं, जागरूक हैं और पूरे प्रदेश में शिक्षण विधियों के बारे में वे चर्चा करती हैं और इस विषय के लिए वे जानी भी जाती हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं, आदरणीय गुप्ता साहब और डॉक्टर कल्पना सिंह मैडम। मैं पहला प्रश्न ये करना चाहूंगा डॉक्टर गुप्ता साहब से कि एक सामाजिक बदलाव इस न्यू नॉर्मल में आया है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं के साथ में अपने विचारों को व्यक्त करें तो बहुत अच्छा होगा। सभी श्रोताओं को नमस्कार। अर्पण भारद्वाज जी ने अभी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपसे की है। इस संबंध में मुझे ज्ञात है कि कोरोना अवधि में जब सर्वप्रथम मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन कक्षाओं की बात की, तब ये सर्वप्रथम चूंकि ये पहला अवसर था, तो हमें ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऑनलाइन कक्षाएं किस तरह से ली जाएगी, छात्र उससे किस तरह से जुड़ेगा। इस संबंध में महाविद्यालय में प्राप्त ICT सेक्टर जो था उसने हमारी व्यवस्थाएं करी, प्राध्यापक लोगों ने अपने लेक्चर्स तैयार किए और सर्वप्रथम प्रयास माधव विज्ञान महाविद्यालय में जब हमने कक्षाओं में ये शुरू किया तो हमने पाया कि छात्र बतौर क्यूरियोसिटी के भी जुड़े कि ये कैसा होता है, क्योंकि ये पहला अवसर था व्याख्यान देने वाले का भी
और व्याख्यान सुनने वाले का भी। तो हमने देखा कि छात्रों ने उसमें काफी रुचि ली, बहुत सारे टीचर्स उसमें जुड़े और उसमें इंटरेक्शन भी हुआ और हमें ऐसा लगा कि आईसीटी का या ऑनलाइन कक्षाओं का ये जो प्रयोग है, ये शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये महसूस किया कि प्रथम दृष्टया हमें जो है सफल महसूस हुआ। उसके पश्चात ऑनलाइन कक्षाएं पूरी कोरोना अवधि में महाविद्यालय में जारी रही। महाविद्यालय ने इसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए। छात्र लोग जो थे उन्होंने भी, यद्यपि हम समझते हैं कि कोई भी नया प्रयोग जब आता है तो उसमें कुछ सावधानियां होती है, कुछ चुनौतियां होती है और उसकी कुछ सीमाएं भी होती है। तो ये प्रयोग केवल आईसीटी में नहीं, सभी जगहों में ये हमने महसूस किया। मुझे ध्यान है कि जब स्कूल शिक्षा में एक निबंध अक्सर आता था, विज्ञान अभिशाप या चमत्कार, तो उस दौर में भी हमें ऐसा लगता था कि क्या विज्ञान का कोई दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन जब हमने देखा कि धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो हमने ये महसूस किया कि विकास तो है ही, लेकिन हर चीज की एक सीमाएं भी होती है। इसी तरह से ऑनलाइन कक्षाओं की जब हमने बात देखी, प्रथमतया उससे सारे छात्र लाभान्वित हुए, शिक्षक लाभान्वित हुए और ये प्रयोग सार्थक और सफल महसूस हुआ। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता साहब, आपने बहुत सही ही फरमाया कि यह जो ऑनलाइन व्यवस्था आई थी, ये उस समय एकमात्र व्यवस्था थी जो अंगीकार की जा सकती थी। लेकिन इस व्यवस्था से जब हम अभी ऑफलाइन मोड में आए हैं तो डॉक्टर कल्पना सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हमने इस व्यवस्था को अपनाया है, और जैसा कि मैंने श्रोताओं को बताया भी कि डॉक्टर कल्पना सिंह शिक्षण विधियों को लेकर के बहुत विशेषज्ञता रखती हैं, तो आपका इस बात को लेकर के क्या कहना है कि शिक्षण विधियों में ऑनलाइन से क्या परिवर्तन हमने किए हैं और उन परिवर्तनों को करने में अभी चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि बच्चों ने एक लंबे समय तक 2 वर्ष के दौर में उन्होंने शायद पुरानी शिक्षण विधियों, छोटे बच्चे थे वो, अब वो थोड़ा बड़े होकर के हमारे पास में आए हैं, तो क्या चुनौतियां अब हमको ऑफलाइन मोड में आ रही हैं शिक्षण विधियों को लेकर के? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो श्रोताओं को इसका लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम रेडियो दस्तक 90.8 FM सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। एक बहुत ही अच्छे विषय पर चर्चा यहाँ हो रही है और डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जो उन्होंने जो इनिशिएट किया है इस चर्चा को, एक बहुत समसामयिक विषय मैं कहना चाहूंगी है। क्योंकि देखिए, जब हम पेंडेमिक में, मेरा अपना ये मैंने महसूस किया है एक शिक्षक की भांति, पेंडेमिक के समय में जब ऑनलाइन क्लासेस पे हम शिफ्ट हुए, उस समय कैंपसेस सुने थे, लाइब्रेरीज सुनी थी, लाइब्रेरीज में कोई था नहीं और सब कुछ रिमोट एक्सेस के थ्रू चल रहा था। लेकिन उस समय बहुत चर्चा हुई पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट सेंट्रिक बिहेवियर की, पार्टिसिपेटिव स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग की, और सब कुछ छात्र केंद्रित हो, इस पर बात होती गई। और ये जो छात्र केंद्रित माध्यम थे, ये सारे के सारे स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक आईसीटी के माध्यम से संपादित हो रहे थे। स्टूडेंट्स ने भी इसे बहुत अंगीकृत किया और उसके साथ इन छात्रों ने सीख लिया कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। पर इसके साथ जो एक चुनौती आई, वो आई कि अब छात्र जो था वो अपने समय को चूज कर सकता था। अब वहां पर जब एसिंक्रोनस माध्यम की बात हुई तो छात्र खाना खाते हुए, सोते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा था। वो जो डिसिप्लिन था, वो जो अनुशासन था एक कक्षा का, वो कहीं गुम हो गया। अब हमारा छात्र उस अनुशासित माध्यम में आना ही नहीं चाहता। इस समय सभी छात्र चाहते हैं कि वो अपने लग्जरी टाइम में अपनी लग्जरी के हिसाब से पढ़ाई करें। तो शिक्षा का एक जो अभिन्न अंग है डिसिप्लिन, अनुशासन, वो कहीं अब गुम होता चला जा रहा है। और ये बिल्कुल मैं एक शिक्षक के नाते कहना चाहूंगी कि केवल आईसीटी नहीं, अपितु छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वो कक्षाओं में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। आज छात्र हमारी कक्षा में आता है, हम उसे जब देखते हैं, हम उसे जब कहते हैं कि वो कॉपी और पेन उठा करके लिखना चाहे, तो वो लिखना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे स्क्रीनशॉट्स लेने की आदत पड़ गई है। उसे लगता है कि मैं अपनी स्क्रीन सेव कर लूंगा और उसके माध्यम से मैं अपनी पढ़ाई बाद में भी जारी रख सकूंगा। तो वो जो एक उसका पूरा ध्यान केंद्रित होता था कक्षा के दौरान, अब वो भी भटकने लगा है। और ये बिल्कुल कहना चाहूंगी अर्पण भारद्वाज सर से, साथ ही वीके गुप्ता सर से, कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ी चुनौती है हम शिक्षकों के लिए कि शिक्षण माध्यम कोई भी हो, परंतु छात्र के लिए जो अनुशासन है वो सर्वोपरि है। और उसको लाने के लिए आवश्यक है कि छात्र जो हैं वो कक्षाओं में आए, कॉपी पेन उठा करके लिखें, चौक और जो हमारा डस्टर था और जो ब्लैक बोर्ड था, वो प्रणाली कहीं गुम ना हो जाए। क्योंकि वो चाहे एक परंपरागत प्रणाली है, लेकिन उसका कुछ विषयों में तो बहुत ही ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस है। बहुत सुंदर बात आपने कही डॉक्टर कल्पना सिंह। लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ आपकी बात से कि आप बात कर रही हैं शिक्षा
व्यवस्था के विद्यार्थी केंद्रित होने की। और निश्चित ही जब यह ऑनलाइन दौर था तो सारी शिक्षा व्यवस्था शिक्षक केंद्रित हो गई थी, टीचर सेंट्रिक हो गई थी। और विशेषकर चूंकि हम लोग सभी विज्ञान के स्नातक हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्रयोगशालाओं में होने वाले काम हैं, विशेषकर आजकल बहुत जोर है शिक्षा के हर क्षेत्र में। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, सौभाग्य से मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने तो उसे अपना भी लिया है, वह सारी जो शिक्षा प्रणाली है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करती है। इट इज नॉट टीचिंग, इट इज लर्निंग नाउ। अभी ये पढ़ाई जो है वो पढ़ने से ज्यादा सीखने की ओर जा रही है। तो ये जो प्रयोगशाला संबंधी कठिनाइयां भी उस समय आई, उस समय आपने उन कठिनाइयों को किस प्रकार से फेस किया, और आपके पास में ऑल्टरनेटिव है, आपके पास में क्या दूसरे उपाय हैं, इसके बारे में आप हमको बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए। एक बहुत बढ़िया और एक बहुत ही समसामयिक प्रश्न है प्रोफेसर भारद्वाज का। निश्चित ही जब पेंडेमिक चल रहा था और जब कक्षाओं में भी समस्या थी कि कैसे कक्षाएं ली जाएं, उस समय प्रायोगिक विषयों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभरा, किस प्रकार से हम अपनी प्रायोगिक कक्षाओं को संचालित करें। और उस समय काम आया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पंडित मदन मोहन मालवीय जो स्कीम है शिक्षण को लेकर के, वो स्कीम हमारे काम आई और उस समय वर्चुअल लैब्स के माध्यम से हमने अपने प्रयोगों को संचालित किया। पूरे भारतवर्ष में वर्चुअल लैब्स के माध्यम से असंख्य लेबोरेटरीज आगे आई, जिसमें IITs की लेबोरेटरीज थी, अमृता विद्यापीठ था, और उन्होंने अपने वर्चुअल प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया और उसके बाद अलग अलग सुदूर अंचल में बैठे हुए छात्रों ने उन प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट्स को, उन प्रयोगों को किया भी, उनको जिया भी। वो प्रयोगशाला के अंदर उपकरणों के माध्यम से करते थे, उनको उन्होंने वर्चुअली जिया। लेकिन फिर सर मैं आपसे फिर से भारद्वाज साहब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब फिर से यही एक चैलेंज है कि कैसे वो जो एनिमेशन था, वो जो बहुत सुंदर दिखते हुए चित्र थे, वो जो चलते हुए सजीव स्क्रीन पर प्रतीत होते थे, जो शायद कहीं कार्टून्स की याद भी दिलाते थे, एनिमेशंस, कैसे उससे खींचकर छात्रों को अब प्रयोगशालाओं में वापस लाया जाए ताकि वो छात्र उन इक्विपमेंट्स को, उन उपकरणों को उसी भांति हैंडल कर सकें जैसे वो पेंडेमिक से पहले करते थे। ये एक निश्चित ही एक चैलेंज अभी है और ये दोनों माध्यम एक दूसरे के पूरक बनेंगे तभी कुछ हो सकता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना सिंह। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स ऑफ टीचिंग में जो परिवर्तन आए हैं समाज में। तो अभी आप, जैसा मैंने जब बात शुरू की थी तब कहा भी था कि कई नई शब्दावली भी गढ़ी गई है इस कोरोना काल। अभी तक चीजें नॉर्मल होती थी, अब न्यू नॉर्मल होने लगी। एक नई टर्म भी आई, एक नया शब्द विन्यास भी आया है समाज के बीच में, उसको हम CAB के नाम से जानते हैं, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर किस प्रकार शिक्षण संस्थाओं तक आया है और उसने किस प्रकार हमारी शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित किया है। मैं डॉक्टर VK गुप्ता साहब जो गणित के प्रोफेसर हैं शासकीय माध्य विज्ञान महाविद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में जिनका काफी सम्मानीय नाम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर गुप्ता साहब कि आप ये जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, क्या आप इसको अभी भी समाज में देख रहे हैं? क्या बच्चे अभी भी उस प्रकार का भय है उनके मन में? क्या अभी भी वे ये चाहते हैं कि उन सारी सावधानियों को हम बरतें? क्या ऐसा आप देखते हैं संस्थानों में होते हो? थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालिए। धन्यवाद अर्पण भारद्वाज जी। और जैसे अभी यहाँ मैडम कल्पना सिंह ने भी बताया, वर्चुअल लैब की जो एक अभी बात करी है, तो चूंकि वे स्वयं केमिस्ट्री की अच्छी शिक्षक हैं और मुझे ध्यान है कि केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में सूंघ कर, चख कर, देख कर, स्पर्श कर, ये 4 आयाम हम जो है अपने स्नातक लेवल पर पढ़ते थे। तो यहाँ पर सुनकर हम जरूर देख रहे हैं, स्पर्श वाली बात है और चख कर वाली बात है। क्योंकि प्रयोगशाला के स्तर पर ये आयाम शायद हो सकता है कि धीरे धीरे किस तरह स्थापित की जाए। अब रही बात, जैसे कि भी रेडियो दस्तक के माध्यम से भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि CAB की जो बात करी है कि निश्चित रूप से अभी ऑनलाइन कक्षाएं हो चाहे ऑफलाइन कक्षाएं हो, यद्यपि अभी इस समय बात शिक्षा के हाइब्रिड मॉडल की बात चल रही है, क्योंकि हम किसी एक ही माध्यम पर केंद्रित नहीं हो सकते। लेकिन हम यहाँ पर जब क्लासेस में बच्चों की उपस्थिति को रेखांकित करते हैं या कहीं कि अभी कुछ लोगों में यह एक जागरूकता कहें या भय कहें या जो भी कहें, हम वो मास्क लगाकर हमें दिखते हैं कई जगहों पर। यद्यपि अभी मास्क लगाने वाले छात्रों की संख्या या श्रोताओं की संख्या किसी भी कार्यक्रमों में नगण्य सी लगभग महसूस हो रही है, लेकिन अभी सरकारी स्तर पर अभी सरकार ने ऐसा नहीं कहा कि आप बिना मास्क के अपनी दैनिक को शुरू करें। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति शुरू हुई है। यद्यपि कहीं एक्सपर्ट व्याख्यान होते हैं जिनको हम शायद बाहर से हमारे छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। आज पूरा विश्व जो है वो ICT से
पूरे विश्व में आईसीटी का सर्व जो है व्यापीकरण हो चुका है। ऐसे में हम यदि ये कहें कि केवल ऑफलाइन मोड में ही हमारी कक्षाएं संचालित हो तो निश्चित रूप से हम इंसाइक्लोपीडिया नॉलेज को जो है ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों मोड जो हाइब्रिड मोड है, और यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो समाज में बराबर कक्षाओं में कहीं ना कहीं परिलक्षित होता रहा है। और निश्चित रूप से जब तक पूर्ण रूप से कोरोना समाप्त नहीं होता है, ये बिहेवियर हमारे बीच में समाज में कक्षाओं में जो है बराबर रहना चाहिए। हमें अवेयर होना चाहिए और इस अवेयर होने पर ही हमें अपनी कक्षाओं को भी संचालित करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अभी यहाँ रेडियो दस्तक में जो वार्ता चल रही है, मैं निश्चित रूप से इसका स्वागत करता हूँ। और भारद्वाज जी ने जो अभी प्रश्न उठाया है वो प्रश्न जो है बहुत स्वागत योग्य है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता साहब, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है या जो लर्निंग है, वो हमने भारतीय परंपरा में हम ज्ञानेंद्रिय ही उनको कहते हैं। तो ज्ञानार्जन के लिए सूंघना, सुनना, देखना, स्पर्श सभी महत्वपूर्ण है। और ऑनलाइन मोड में हमने यह देखा था कि वो सब कुछ केवल देखने पर और सुनने पर केंद्रित हो गया था। तो ज्ञान की जो प्राप्ति है वो निश्चित रूप से ही पांचों ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से अगर होगी तो बेहतर होगी बनिस्बत दो ज्ञानेंद्रियों के। ये बात आपने बिल्कुल ठीक ही फरमाई कि जब हम ऑनलाइन कक्षाओं के मोड में थे या ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी हम लोग कर रहे थे या वर्चुअल लैब्स के माध्यम से हम सीखना सिखाना कर रहे थे, तो वो पूरी तरह से चीज़ों का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो कठिनाई इस तरह की प्रयोगशालाओं में भी आई और अब वो परेशानियां दूर हो रही हैं, लेकिन क्या इन परेशानियों से दूर होने में हमारा शिक्षक अपनी भूमिका को निभा रहा है? यह मैं चाहूंगा कि रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोता इस बात को सुने, समझें और जाने। और मैं डॉक्टर कल्पना सिंह से इस विषय में फिर से बात करना चाहूंगा कि मैडम आप ये बताएं हमको कि किस प्रकार से यह जो स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग जो है, जो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण है, वो जब ऑफलाइन मोड में आता है, निश्चित ही ऑनलाइन मोड पूरी तरह से टीचर सेंट्रिक था, लेकिन उसमें भी विकास हुआ, उसमें भी कुछ इस तरह की चीजें आई कि वो धीरे धीरे स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ वो विधि जा रही थी। पर अब जब हमने जैसा कि प्रोफेसर गुप्ता साहब ने बताया कि हाइब्रिड मोड भी अब यूजीसी भी इस बारे में बात करती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो मध्य भारत का उच्च शिक्षा का नियामक आयोग है, वह भी अभी यह बात करता है कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स को अपनाएं, क्योंकि एक जो डिस्टेंस एजुकेशन है, जो ओपननेस आई है एजुकेशन सिस्टम में, जो विद्यार्थियों के लिए उसकी उपलब्धता, शिक्षा की उपलब्धता जिसकी हम बात करते हैं, एसिंक्रोनस मोड की जो हम बात करते हैं, कि वो विद्यार्थी अपने अध्ययन को तब कर सके जब उसके पास में समय है। क्योंकि बहुत सारे समाज के एक बड़े तबके का अध्ययन केवल इसलिए छूट जाता है कि वो उसके पास समय नहीं होता, उसको अपने रोजगार की चिंता करनी होती है, उसको अपने परिवार की चिंता करनी होती है। विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में ये बात ज्यादा लागू होती है कि वे पारिवारिक दायित्वों के चलते अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ती हैं। तब यह जो ऑनलाइन शिक्षा विधि है, यह निश्चित ही बेहतर हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या आपने ऐसा महसूस किया कि ऑनलाइन के साथ में या उससे बेहतर तरीका ऑफलाइन ही है? क्योंकि ऑफलाइन हमें सभी सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से, सारे ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करके हमें एक बेहतर लर्निंग एक्सपीरियंस देता है। तो मैं डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं से इस बारे में कुछ विचार रखें। बहुत ही शिक्षक के अगर एंगल से मैं सोचूंगी तो एक बहुत ही समसामयिक और एक बहुत अच्छा प्रश्न अर्पण भारद्वाज जी ने यहाँ उठाया है। देखिए, अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा दायित्व शिक्षकों के ऊपर सौंपती है, और वो शिक्षकों को केवल एक स्टेक होल्डर नहीं मानती है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये मानती है शिक्षकों के ऊपर एक बहुत महती जिम्मेदारी है कि वो इस पूरी शिक्षा प्रणाली को आगे लेके जाएंगे। और जब शिक्षा प्रणाली को आगे लेके जाने की बात है तो यहाँ बात हो रही है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन की, और साथ ही मूल्यपरक शिक्षा की या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की। और इसको इम्पार्ट करने के लिए जिस टेक्निक की बात NEP करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है, उसमें जो विविध माध्यम हैं वो कहीं हमारे लोकल मीडिया से जुड़े हुए माध्यम हैं, वो हमारी लोकल लैंग्वेजेस को कंजर्व करने के माध्यम हैं, वो माध्यम है कि हम किस प्रकार से बच्चे को उसके अनुभवों से सीखने दें, जिसको हम अनुभवजन्य शिक्षा कहते हैं। निश्चित ही ये जो अनुभवजन्य शिक्षा है, ये जो मूल्य आधारित शिक्षा है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन के बगैर अधूरी तो है, परंतु इसकी इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन से कम नहीं आंकी जा सकती। क्योंकि अभी जब हम देखते हैं चारों ओर, जब हम
टेक्नोलॉजी को कंपेयर करना चाहते हैं अनुभवजन्य शिक्षा से और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से, तो पता नहीं क्यों हमारे भारतीय मानस पर ये छाया है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, टेक्नोलॉजी को कुछ ऊपर हायर ऑर्डर में रखा जाए, परंतु ऐसा नहीं है। एक शिक्षक के लिए ये चैलेंजेस हैं कि वो इन तीनों चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए जहाँ पे तकनीक आधारित शिक्षा हो, अनुभवजन्य शिक्षा हो और उसके साथ मूल्य आधारित शिक्षा हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। बगैर वैल्यूज के कोई इंसान नहीं होता। शिक्षा का एक और शिक्षक का एक सबसे इम्पोर्टेंट दायित्व होता है ऐसे नागरिक का निर्माण करे और ऐसे नागरिक के निर्माण में सहयोग दे जिसका सर्वांगीण विकास हो, जो पूरी तरह से इस पूरी परिस्थितियों को समझ सके। बिकॉज शिक्षा केवल कुछ रोबोट्स पैदा करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा माध्यम है एक होलिस्टिक सोना डेवलप करने का, जहां हमारे लीडर्स डेवलप होंगे, जहां हमारे वैज्ञानिक डेवलप होंगे। इसलिए फिर से मैं अपनी बात को यहाँ समअप करना चाहूंगी 90.8 FM के दर्शकों श्रोताओं के लिए कि यहाँ अब जरूरत है एक शिक्षक को कि वो टेक्नोलॉजी को समझे, वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को समझे और वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को समझे और इन सब को एक साथ रखकर वो छात्रों के हित में काम कर सके। धन्यवाद डॉक्टर सिंह। तो श्रोताओं, आपने जाना कि शिक्षा केवल ज्ञान के स्थानांतरण का माध्यम नहीं है, यह केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह सीखने के लिए है। और सीखा क्यों जाए, सीखा किस लिए जाए, सीखा किसके लिए जाए, इसके जवाब भी शिक्षा व्यवस्था में ही है। हमें जानना होगा कि हमें पढ़ना है, हमें सीखना है स्वयं के संपूर्ण विकास के लिए, स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए, देश का एक समझदार और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए शिक्षा व्यवस्था है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है यह निश्चित ही जीविका उपार्जन का साधन बनना चाहिए, निश्चित ही एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण का माध्यम बनना चाहिए। यह राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करती है शिक्षा। एक राष्ट्र का चरित्र उसके नागरिकों के चरित्र का ही प्रतिरूप होता है। तो चरित्र निर्माण में यह जो शिक्षा है, जिसको आप नई शिक्षा नीति भी जिसके ऊपर जोर दे रही है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसा डॉक्टर कल्पना सिंह ने कहा कि यह विद्यार्थी के संपूर्ण विकास की आधारशिला है शिक्षा। तो यह जो ऑफलाइन शिक्षा है, निश्चित ही यह जब विद्यार्थी संपर्क में नहीं आता था, शिक्षक के व्यक्तित्व को पूरी तरह जान और सीख नहीं पाता था, कुछ वह खो रहा था, शिक्षक से संपर्क वह खो रहा था और एक ऐसा आचरण, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व वह देख नहीं पा रहा था, उसका अनुभव नहीं कर पा रहा था, केवल उसका चित्र देख करके वो अध्यापन चल रहा था। तो मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे जानना चाहूँगा कि चरित्र निर्माण में यह जो ऑनलाइन मोड था उसकी तुलना में जब हम ऑफलाइन मोड में आए हैं तो यह चरित्र निर्माण किस प्रकार से बेहतर हुआ है, क्योंकि शिक्षा का मूल जो लक्ष्य है वह तो अंततः समाज में जो नवपल्लवित शिशु हैं, जो नवपल्लवित युवा है, उनके चरित्र निर्माण ही शिक्षा के प्रमुख केंद्र बिंदुओं में से एक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा अपनी बात कहें कि चरित्र निर्माण के लिए यह शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा से बेहतर कैसे है और क्या अभी इसमें भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद प्रोफेसर भारद्वाज जी। और अभी बहुत अच्छा प्रश्न रेडियो दस्तक के माध्यम से अभी भारद्वाज जी ने भी उठाया है और मैडम कल्पना सिंह ने भी जो होलिस्टिक अप्रोच की बात कही, ये प्रश्न बहुत यहाँ गौण है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा विकास बहुआयामी होना चाहिए। विकास हो तो हमारी जो है संस्कृति भी हो, कहीं हमारी सभ्यता भी हो, संस्कार भी हो, मॉरल वैल्यूज भी हो। तो यहाँ चूंकि शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति का चरित्र निर्माण और उसका समग्र विकास करती है, तो यहाँ ऑनलाइन शिक्षा में हमें ये परीक्षण भी आवश्यक हो जाता है कि कहीं हम संपूर्ण होने में या होलिस्टिक अप्रोच में कहीं कि हम किसी आयाम से वंचित तो नहीं है। या हम ये देखते हैं कि जहाँ ऑफलाइन मोड में बच्चा जब पढ़ता है तो हम उसकी भावभंगिमा को देखते हैं, हम उसके संस्कारों को देखते हैं, हम उसके परिवेश को देखते हैं, हम उसकी मॉरल वैल्यूज़ को देखते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफलाइन मोड में ही संभव हो सकती है। यद्यपि ऑनलाइन मोड में भी आज के समय में हम ये देखते हैं कि छात्र जो है बहुत अटेंटिव मोड में रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाता है। यहाँ पर ये साम्य स्थापित करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं कि आईसीटी या ऑनलाइन मॉडल में हम छात्र के विकास को महसूस कर रहे हैं लेकिन उसके अन्य आयामों से वो छात्र वंचित हो रहा है। मैं बात विद्यालय की करूं तो छोटा बच्चा जब क्लास में आता है
तो उसमें शिक्षक के प्रति, अन्य छात्रों के प्रति, वातावरण के प्रति अभिरुचि सर्वप्रथम उसमें विकसित होती है और वही विकास उसके चरित्र के निर्माण में आगे जाके सहायक होता है। इसलिए जब बात हम ऑफलाइन मोड में विद्यालय की करें तो विद्यालय स्तर पर मुझे ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम, यद्यपि अभी चूंकि कोरोना काल में मैंने ये देखा कि स्कूल शिक्षा में भी ऑनलाइन मोड में क्लासेस संचालित हुई और स्कूल शिक्षा में बहुत सारी समस्याएं आई। कहीं हमें कनेक्टिविटी की समस्याएं आई, कहीं यहाँ देखा कि टेंडेंसी ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है वो छात्र में विकसित हुई कि नहीं। तो ये दोनों आयामों को हमें ये देखना रहेगा कि छात्र का सर्वांगीण विकास ऑनलाइन मॉडल में हो रहा है कि नहीं। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न रेडियो दस्तक के माध्यम से ये जो है एक स्वागत योग्य कदम है। यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कम्युनिटी रेडियो सिस्टम जो था ये शिक्षा के मोड में आया है और भारद्वाज जी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो दस्तक इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में क्या परिवर्तन हुआ है समाज में और शिक्षण में और विद्यार्थियों के पूर्ण विकास में। मैं एक बार फिर आप सब श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा और बस यही कहूँगा, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी की खास बातचीत डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता एवं डॉक्टर कल्पना वीरेंद्र सिंह जी के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक।